और मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी आईडी पास कर दूं जिसके अगेंस्ट हमारे पास डेटा ही एग्जिस्ट ना करता हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल 2000 की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि हमारा पेज यहां पर ब्रेक हो गया है और राइट साइड पर हमें एक एरर भी नजर आ रहा है। तो ये एग्जांपल एक एज यूज केस की एग्जांपल है जिसे कि हमने अपने कोड के लेवल पर हैंडल नहीं किया और उसी की वजह से यहां पर हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई है। तो अब अगर हम यहां पर एक वैलिड वैल्यू डालकर देखें, मिसाल के तौर पर 2 की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि हमारा टाइटल ब्लॉक यहां पर रेंडर हो गया है। और अगेन अगर हम यहां पर एक इनवैलिड आईडी डाल दें तो वो ब्लॉक यहां से गायब हो जाएगा। और इस फॉल बैक इमेज वैल्यू के लिए अगर आप अपने एसेट्स के फोल्डर में, इमेजेस के फोल्डर में जाएं, तो यहां पर आपको प्रॉपर्टीज प्लेस होल्डर डॉट जेपीजी नाम का एक इमेज मिलेगा और हम इसी इमेज को एज अ प्लेस होल्डर इमेज यूज करेंगे। तो यहां पर हम इस इमेज का लिंक देंगे और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट को देखें तो आप देख सकेंगे कि हमारा प्लेस होल्डर इमेज भी यहां पर रेंडर हो गया है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। अपने जावास्क्रिप्ट फॉर बिगिनर सीरीज के इस लेसन में हम अपने कोड के हिसाब से कुछ एज यूज केसेस देखेंगे और ये देखेंगे कि इन्हें किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। इसके साथ ही साथ हम अपने कोड को कुछ इस तरीके से इम्प्रूव करेंगे कि ये मिसिंग वैल्यूज को अच्छे तरीके से हैंडल कर सके। तो चलिए चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ और इस काम को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अपनी कन्वेंशन को फॉलो करते हुए हम अपने इस लास्ट चैप्टर की इन फाइल्स की एक कॉपी बना लेते हैं और इसे रीनेम करके 19 कर देते हैं। इस फोल्डर को हम अपने एडिटर में ओपन कर लेते हैं और अपनी index.html फाइल को अपने VS कोड के लाइव सर्वर के जरिए अपने ब्राउजर में ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा रिव्यू करें तो लास्ट 2 चैप्टर्स में हमने अपने एक सिंगल प्रॉपर्टी आइटम के इस प्रॉपर्टी डिटेल्स पेज को डायनामिक बनाने पर काम किया था और उसके अलावा अपने कोड में कुछ रीफैक्टरिंग की थी। इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि एज यूज केसेस क्या होते हैं और इन्हें किस तरीके से हैंडल किया जा सकता है। तो अभी तक जो काम हमने अपने इस पेज पर किया है उसके मुताबिक हम ये जानते हैं कि हम यहाँ से एक आईडी पास कर सकते हैं और हमारी एप्लीकेशन उस आईडी से रिलेटेड प्रॉपर्टी आइटम को फेच करके यहाँ पर रेंडर करा देगी। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं इस 1 की वैल्यू को 2 से रिप्लेस कर दूं तो यहाँ पर 2 की आईडी रखने वाला प्रॉपर्टी आइटम रेंडर हो जाएगा। तो इस तरह के सिनेरियोज में जहां पर हम कोई कंप्यूटेशन इस तरह की डायनामिक वैल्यू की बेसिस पर कर रहे होते हैं और खास तौर पर तब जब ये वैल्यूज हमारे यूजर के इनपुट पर डिपेंडेंट हों, तो हमें कुछ खास अनएक्सपेक्टेड किस्म के यूज केसेस का ख्याल रखना पड़ता है और इस तरह के यूज केसेस को हम एज यूज केसेस भी कहते हैं। तो हमारे इस केस में हम जानते हैं कि हमारी आईडी की ये वैल्यू कोई भी यूजर फ्रीली यहाँ पर पास कर सकता है और मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर कोई ऐसी आईडी पास कर दूं जिसके अगेंस्ट हमारे पास डेटा ही एग्जिस्ट ना करता हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल 2000 की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि हमारा पेज यहाँ पर ब्रेक हो गया है और राइट साइड पर हमें एक एरर भी नजर आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल एक एज यूज केस की एग्जाम्पल है जिसे कि हमने अपने कोड के लेवल पर हैंडल नहीं किया और उसी की वजह से यहाँ पर हमारी एप्लीकेशन ब्रेक हो गई है। अब यहाँ पर हम इस आईडी की वैल्यू से जो काम ले रहे हैं उसके रिजल्ट में एट मोस्ट जो प्रॉब्लम हमारी एप्लीकेशन में आएगा वो ये होगा कि हमारा पेज सही तरीके से रेंडर नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह के यूज केसेस का ख्याल नहीं रखेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन के लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट भी साबित हो सकते हैं। इन सिक्योरिटी थ्रेट्स में सबसे कॉमन स्क्रिप्ट इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी है, लेकिन ये टॉपिक्स इस ट्यूटोरियल सीरीज के स्कोप से बाहर हैं, इसीलिए हम इन्हें बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इस वक्त जो काम हम यहाँ पर करेंगे वो ये कि स्पेसिफिक एज यूज केस को अपने कोड में सही तरीके से हैंडल करेंगे। तो हम वापस चलते हैं अपनी कोड बेस में और यहाँ से अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स डॉट जेएस फाइल ओपन कर लेते हैं। तो अगर हम स्क्रॉल करके अपने रेंडर प्रॉपर्टी के फंक्शन पर आएँ तो अपने इस फंक्शन की इस सेकंड लाइन में हम एक प्रॉपर्टी को अपने स्टोर से फेच करने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर हमें जो भी रिजल्ट मिलता है हम उसे अपने टेम्पलेट फंक्शंस में पास कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पर काम ये करना है कि ये कोड उस वक्त एग्जीक्यूट करना है जब हमें एक वैलिड प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर मिल जाए। तो यहाँ पर हम एक इफ कंडीशन का यूज कर सकते हैं जिसमें हम चेक करेंगे कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी की एक वैलिड वैल्यू हो तो उस सिनेरियो में हम अपना ये सारा कोड एग्जीक्यूट करेंगे।
अदरवाइज हम यहाँ पर कोई और काम करेंगे। और इस एल्स ब्लॉक में जो काम हम करेंगे वो ये कि अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स के सेक्शन की इनर HTML को एक डिफरेंट टेम्पलेट असाइन करेंगे। तो फिलहाल इसे सिंपल रखने के लिए हम सिंपली इनर HTML की इस वैल्यू को कुछ टेक्स्ट असाइन करके देख सकते हैं, जैसा कि फॉर एग्जांपल नॉट फाउंड। और यहां पर एक चीज जो हमें चेंज करना होगी वो ये कि प्रॉपर्टी डिटेल्स का ये एलिमेंट हमारे पास इस ब्लॉक के अंदर ही फेच हो रहा है। तो इस एलिमेंट को फेच करने के लिए जो कोड हमने यहां पर लिख रखा है, इसे हम यहां से उठाकर इस इफ स्टेटमेंट से बाहर ले जाते हैं। और ये सेम काम हम अपने पेज हेडिंग के सेक्शन के लिए भी कर लेते हैं। तो अब अगर हम अपने इस कोड को थोड़ा सा रिव्यू करें तो ये दोनों एलिमेंट्स हमने यहाँ पर फेच कर लिए। उसके बाद हमने ये चेक किया कि अगर हमारे पास प्रॉपर्टी की एक वैलिड वैल्यू है तो उस सिनेरियो में हम वही काम करेंगे जो कि हम पहले कर रहे थे। और अगर यहाँ पर एक वैलिड वैल्यू हमें नहीं मिलती तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पर इनर HTML को नॉट फाउंड सेट करेंगे। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर नॉट फाउंड का ये टेक्स्ट नजर आ गया है। इस रिजल्ट को थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर कोई वैलिड HTML और CSS यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम वापस अपने कोड में चलते हैं और इस टेम्पलेट के लिए हम यहाँ पर एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। इस फाइल का नाम हम प्लेस होल्डर ब्लॉक्स रखेंगे और आप अगर चाहें तो इसका कोई भी नाम रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस कोड को मेरे साथ साथ फॉलो कर रहे हैं तो फिलहाल हम प्लेस होल्डर ब्लॉक्स.js का नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक सिंपल सा टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो ये एक सिंपल सा टेम्पलेट फंक्शन है जिसका नाम हमने नॉट फाउंड टेम्पलेट रखा है। इस टेम्पलेट के जरिए हम एक सिंपल डिव क्रिएट करेंगे जिसमें एक पैराग्राफ होगा और उस पैराग्राफ में 404 नॉट फाउंड का टेक्स्ट होगा। इस फंक्शन के कोड को अगर आप चाहें तो यहां से देखकर कॉपी कर सकते हैं, या फिर आपको आपके चैप्टर की प्रोजेक्ट फाइल्स में ये फाइल मिल जाएगी तो आप इसे वहां से भी कॉपी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्टाइलिंग के लिए यहाँ पर जो प्लेस होल्डर ब्लॉक की क्लास नजर आ रही है, ये क्लास आपको ऑलरेडी आपकी CSS फाइल में मिल जाएगी। ये टेम्पलेट फंक्शन क्रिएट करने के बाद सबसे पहले हम इस स्क्रिप्ट को अपनी HTML फाइल में अटैच करेंगे। तो हम यहां पर अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.html फाइल के एंड पर आकर इस स्क्रिप्ट को यहां पर लिंक कर सकते हैं। और अब हम अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.js फाइल में जाकर यहां पर इस फंक्शन को यूज कर सकते हैं। अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये ब्लॉक यहां पर रेंडर हो गया है। नेक्स्ट जो काम हम यहां पर करना चाहेंगे वो ये कि अगर हमें एक वैलिड प्रॉपर्टी इस आईडी के अगेंस्ट यहां पर नहीं मिलती तो हम उस सिनेरियो में इस टाइटल ब्लॉक को यहां से हाइड कर देंगे। तो यहां पर अपने इस एल्स ब्लॉक में आकर हम अपने पेज हेडिंग के इस एलिमेंट को टारगेट करेंगे और हमारे HTML एलिमेंट के इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक स्टाइल की प्रॉपर्टी होती है और ये प्रॉपर्टी बेसिकली एक ऑब्जेक्ट होती है जिसके ऊपर आपकी सारी CSS की प्रॉपर्टीज मौजूद होती हैं और हम इनमें से किसी भी प्रॉपर्टी की वैल्यू को यहाँ अपने कोड में रीड कर सकते हैं या फिर इसे एक वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इस एलिमेंट की डिस्प्ले की CSS प्रॉपर्टी को टारगेट करके इसे नन की वैल्यू दे सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा टाइटल सेक्शन यहां से गायब हो चुका है। तो अब अगर हम यहां पर एक वैलिड वैल्यू डालकर देखें, मिसाल के तौर पर 2 की वैल्यू, तो आप देखेंगे कि हमारा टाइटल ब्लॉक यहां पर रेंडर हो गया है। और अगेन अगर हम यहां पर एक इनवैलिड आईडी डाल दें तो वो ब्लॉक यहां से गायब हो जाएगा। नेक्स्ट हम इसी तरह का एक और यूज केस देख लेते हैं जिसकी वजह से हमारी UI शायद ब्रेक नहीं होगी लेकिन अच्छी भी नहीं लगेगी। तो उसके लिए हम अपनी data.js फाइल में चलते हैं और यहां पर फॉर एग्जांपल अपने इस पहले ऑब्जेक्ट की इन सारी वैल्यूज को ब्लैंक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आईडी को छोड़कर इन स्ट्रिंग वैल्यूज को मैंने एम्प्टी स्ट्रिंग सेट कर दिया है और यहां पर इन नंबर वैल्यूज को मैंने नल की वैल्यू असाइन कर दी है। अब अगर हम इस पेज को सेव करके वापस अपने ब्राउजर में चलें और यहां से अपनी ID1 वाली इस प्रॉपर्टी को लोड करें तो आप देखेंगे कि यहां पर हमारी UI काफी बुरी नजर आ रही है और यहां पर कुछ अजीब किस्म की वैल्यूज नजर आ रही हैं। तो इस इशू को फिक्स करने के लिए हम अपने टेम्पलेट फंक्शन में चलते हैं
और अपने प्रॉपर्टी डिटेल्स डॉट जेएस फाइल में चलकर इन टेम्पलेट फंक्शंस को मॉडिफाई करते हैं। इस तरह के इशू को फिक्स करने के लिए जो अप्रोच हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं वो ये कि इन वैल्यूज के लिए कुछ फॉल बैक वैल्यूज यहाँ पर सेट कर सकते हैं जो कि तब रेंडर होंगी जब हमारी एक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू यहाँ पर मिसिंग होगी। इस काम के लिए यहाँ पर हम टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं और फॉर एग्जांपल ये टेस्ट कर सकते हैं कि अगर हमारी इस टाइटल की वैल्यू एक ट्रूइश वैल्यू है यानी कि एक वैलिड वैल्यू है तो हम यहाँ पर वही वैल्यू रिटर्न करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर एक प्लेस होल्डर वैल्यू जो कि फिलहाल एक हाइफन हो सकती है ये वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो हाइफन का प्लेस होल्डर टेक्स्ट रेंडर हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ये सेम काम कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि ये वैल्यूज के ना होने से बेहतर नजर आ रही हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस हाइफन की जगह पर कोई और टेक्स्ट भी यूज कर सकते हैं। तो इसी पैटर्न के मुताबिक हम अपनी बाकी की इन सारी वैल्यूज की भी प्लेस होल्डर वैल्यूज अपनी टेम्पलेट में सेट करेंगे। इस इमेज की वैल्यू को अभी हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर इस टाइप की वैल्यू को टैकल करेंगे। इस प्राइस फॉर्मेटेड की कंप्यूटेड वैल्यू के लिए हम अपनी अंडरलाइंग प्राइस की वैल्यू को चेक करेंगे। तो हम यहाँ पर इसकी प्राइस को चेक करेंगे और अगर ये वैलिड प्राइस है तो हम यहाँ पर प्राइस फॉर्मेटेड को प्रिंट करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर एक हाइफन को रिटर्न करेंगे। इसी तरीके से हम नीचे चलकर इस टाइटल की वैल्यू के लिए एक प्लेस होल्डर वैल्यू दे सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के लिए भी हम कुछ ऐसा ही काम कर सकते हैं। सिमिलरली एरिया के लिए हम यहां पर अगेन एक हाइफन का यूज करेंगे और ऐसा ही कुछ काम अपनी बेडरूम्स और बाथरूम्स की वैल्यूज के लिए करेंगे। इस फ्लोर फॉर्मेटेड की कंप्यूटेड वैल्यू के लिए अगेन हम अपनी अंडरलाइंग फ्लोर की वैल्यू को टेस्ट करेंगे और अगर ये एक वैलिड वैल्यू हो तब जाकर हम फ्लोर फॉर्मेटेड की इस वैल्यू को यहां पर रेंडर करेंगे। अदरवाइज हम यहां पर एक हाइफन के कैरेक्टर को रेंडर करेंगे। यहां तक ये वैल्यूज रिप्लेस करने के बाद एक बार चल के हम इसे अपने ब्राउजर में देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सारी वैल्यूज रिप्लेस हो गई हैं और एक चीज जो यहां पर मिसिंग है वो ये इमेज है। तो हम वापस चलकर इसे भी फिक्स कर लेते हैं और अगर हम यहां पर थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करें तो यहां टॉप के करीब हमारा इमेज रेंडर हो रहा है। तो अपनी बाकी की प्रॉपर्टीज की तरह हम यहां पर भी कुछ ऐसा ही काम करेंगे कि अगर हमारे पास एक वैलिड इमेज वैल्यू है तो हम उसी को यहाँ पर रेंडर करेंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर एक फॉल बैक वैल्यू देंगे और इस फॉल बैक इमेज वैल्यू के लिए अगर आप अपने एसेट्स के फोल्डर में इमेजेस के फोल्डर में जाएं तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टीज प्लेस होल्डर डॉट जेपीजी नाम का एक इमेज मिलेगा और हम इसी इमेज को एज अ प्लेस होल्डर इमेज यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम इस इमेज का लिंक देंगे और अब अगर हम इस फाइल को सेव करके अपने ब्राउजर में इसके रिजल्ट को देखें तो आप देख सकेंगे कि हमारा प्लेस होल्डर इमेज भी यहाँ पर रेंडर हो गया है। यहाँ पर एक चीज़ जो मुझे और लग रही है वो ये कि अगर हमारे पास एरिया की एक वैलिड वैल्यू ना हो तो उस सिनेरियो में हम यहाँ पर सिर्फ हाइफन को रेंडर करेंगे और मीटर स्क्वायर को यहाँ से रिमूव कर देंगे। तो वापस चलते हैं अपनी टेम्पलेट में और इस इशू को भी फिक्स करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम अपने एरिया वाले सेक्शन में आए तो इस सिनेरियो में जबकि हमारे पास एक वैलिड एरिया की वैल्यू होगी हम एक स्ट्रिंग को रेंडर करेंगे और हमारे मीटर स्क्वायर के सिंबल्स के लिए जो HTML का कोड है वो भी हम यहां से कट करके इस स्ट्रिंग के अंदर मूव कर देंगे। तो बेसिकली उस सिनेरियो में जहां पर हमारे पास एक वैलिड एरिया की वैल्यू होगी हम वहां पर ये स्ट्रिंग रेंडर करेंगे जिसमें पहले हमारा एरिया आएगा और फिर मीटर स्क्वायर के ये सिंबल रेंडर होंगे। अदरवाइज हम यहाँ पर सिर्फ हाइफन का ये सिंबल रेंडर करेंगे। अब अगर हम इसे सेव करके अपने ब्राउजर में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये इशू फिक्स हो गया है। इसके अगेंस्ट अगर हम एक वैलिडली पॉपुलेटेड प्रॉपर्टी को ओपन करें तो आप देखेंगे कि हमारी ये सारी वैल्यूज सही तरीके से रेंडर हो रही हैं। इसी तरह का कुछ काम अब हम अपने होम पेज पर भी करेंगे। तो यहां पर इन आइटम्स की टेम्पलेट में भी हम कुछ प्लेस होल्डर वैल्यू सेट करेंगे
और ये काम हमारे लिए रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा क्योंकि हम ये वैल्यूज़ अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.js की फाइल से ही बोरो कर सकते हैं। तो हम यहाँ से फॉर एग्जांपल इमेज के सोर्स की ये वैल्यू एज सच कॉपी करके अपनी प्रॉपर्टी.js में इस इमेज के सोर्स की वैल्यू की जगह पर पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर एक छोटा सा चेंज जो हमें करना होगा वो ये कि इस जगह पर हमारे पास इस वेरिएबल का नाम प्रॉपर्टी डेटा की जगह पर सिंपली प्रॉपर्टी है, तो हम यहाँ पर इस प्रॉपर्टी डेटा को प्रॉपर्टी से रिप्लेस कर सकते हैं। अब अगर हम वापस अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्लेस होल्डर इमेज यहाँ पर सही तरीके से रेंडर हो गया है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बाकी की इन सारी वैल्यूज़ के लिए भी प्लेस होल्डर वैल्यूज़ अपनी टेम्पलेट में सेट करेंगे। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर ये सारी वैल्यूज़ अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स.js फाइल से यहाँ पर पोर्ट कर ली हैं। और अब अगर हम इसके रिजल्ट को अपने ब्राउज़र में देखें तो आप देख सकते हैं कि ये सारी प्लेस होल्डर वैल्यूज सही तरीके से यहाँ पर रेंडर हो गई हैं। तो दोस्तों ये हमारी एप्लीकेशन के कुछ एज यूज केसेस थे जिन्हें कि हमने अभी तक टैकल नहीं किया था। ये सारा काम करने के बाद हम एक दफ़ा फिर से अपनी data.js फाइल में चलते हैं और यहाँ पर ये चेंजेस रिवर्ट कर लेते हैं क्योंकि ये चेंजेस मैंने सिर्फ डेमो पर्पसेस के लिए किए थे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। Until next time, this is Practical Dev signing out.